गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस क्लास में। चलिए, हम फिफ्थ चैप्टर शुरू किया हुआ था हमने, और हमने खाद्यान्न जो अनाज हैं वो ख़त्म कर लिया था। अब बहुत शॉर्ट में 3 चीज़ें हमने करनी है, वो है दालें, चना और अरहर की दाल। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटरी आपको पता होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चंस तो किसी पे भी आ सकता है। ये तो गॉड नोज़ कि क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या नहीं, बट फिर भी दालें दालें थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया में वेजिटेरियंस यानी शाकाहारी बहुत सारे लोग हैं, और शाकाहारी को के हारियों के लिए, जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए प्रोटीन का जो मेन स्रोत है वो दालें ही हैं। नॉन वेजिटेरियंस तो अंडा, मांस, मछली, बहुत सारी चीज़ें खा के प्रोटीन की मात्रा, विटामिन्स की जो पूर्ति है वो कर सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं, जो शाकाहारी हैं, उनके लिए दालों में जो प्रोटीन का अंश होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो भारत में दालें, भारत एक ऐसी कंट्री है या ऐसा देश है जहाँ दालों की प्रचुरता है। हर किस्म की दाल भारत में उगाई जाती है। आप अपने घर में ही देख सकते हैं, अपनी मदर से पूछ सकते हैं आप कितनी तरह की दालें हैं, तो आपको पता चल जाएगा। डेली एक नई दाल आराम से हम बना सकते हैं। अब इसमें जो मार्क करना है वो फर्स्ट 3 लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो यही कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारियों के लिए एक मुख्य संगठक हैं। दूसरा, ये फलीदार होती है। आपने देखा होगा जो दाल होती है वो फली में होती है ना, मतलब इस तरह से बंद होती हैं जैसे मटर बंद होते हैं, और फिर उसके बाद उनको निकाला जाता है मशीनों की सहायता से। पहले तो ये सारे काम हाथ से होते थे। और सबसे मेन बात, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के कारण ये मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती हैं। इसीलिए किसान एक फसल के बाद दालें उगाना ज़्यादा प्रेफरेबली दालें उगाता है। उसका रीज़न ये है कि एक फसल के बाद जो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति दालें उगा के की जा सकती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा अंश होता है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। ये सबसे मेन है, ये 3 बातें मेन हैं। अब भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है, ये मैंने आपको बता ही दिया, और विश्व के लगभग 20% दालें भारत उत्पन्न करता है। बहुत बड़ा हिस्सा है भारत का दालों के प्रोडक्शन में। अब हमारे देश में दालें कहाँ कहाँ होती हैं? ज़्यादातर दक्षिणी पठार, दक्कन का जो पठार है वहाँ पर ज़्यादातर सारी दालें उगाई जाती हैं, क्योंकि दालों के लिए एरिड ड्राई सीज़न ज़्यादा मेन चाहिए, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। तो दक्कन का पठार, मध्य पठारी भाग, उत्तर पश्चिमी के शुष्क भाग। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है, वार्षिक उतार चढ़ाव है। चना और अरहर मेन है, इसीलिए हम सिर्फ चना और अरहर ही पढ़ेंगे। देखो, ऊपर नॉर्थ में मानसून सीज़न में बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, जो आर्द्र फसलें हैं वो सारी वहाँ उगाई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन फसलों को ना उगा के हम दालों को उगाएं, ठीक है। इसीलिए दालों को ड्राई और एरिड रीजन में उगाया जाता है, जहाँ क्योंकि दालों के लिए कम सिंचाई या कम वर्षा बहुत ठीक होती है, और क्योंकि ये एक मिडिवल पीरियड में उगाई जाती हैं, यानी 2 फसलों के बीच में उगाई जाती हैं, तो इसलिए इनकी उत्पादकता जो है वो भारत में कम है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं चना। चना जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। 1 अंक वाला क्वेश्चन हो गया ये। फिर ये वर्षा आधारित है, तो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में उगाई जाती है। अगर कोई पूछ ले कि चना किस ऋतु की फसल है, तो ये रबी की ऋतु की फसल है, और ये उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण का मतलब समझे बच्चे? उपोष्ण का मतलब होता है उष्ण और शीतोष्ण दोनों मिला के बना उपोष्ण, यानी ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी।
इस फसल की सफलतापूर्वक के लिए वर्षा को केवल 1 या 2 हल्की बौछारें चाहिए, जिसमें वो फल फूल जाती हैं, जो बीन्स हैं या जिसमें दालें होती हैं, जो फलियां होती हैं एकदम से फलने लगती हैं और दालों की फसल अच्छी होती है। लगातार बौछार या बारिश नहीं चाहिए, उससे ये गल जाते हैं। फिर इसके बाद ये हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद से जो है ये शुरुआत से चने की फसल क्षेत्रों में कमी आई और गेहूं की फसल इसके स्थान पर बोई जाने लगी। क्योंकि आप इसी में पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति जो है वो सिर्फ खाद्यान्नों में आई थी, यानी खाद्यान्नों की प्रोडक्शन बढ़ाई गई थी, उससे खाद्यान्नों की उत्पादकता पर असर पड़ा था। दालें उस कैटेगरी में नहीं आती, यानी आप ये नहीं कह सकते कि हरित क्रांति के कारण दालों की उत्पादकता बढ़ी, बल्कि हरित क्रांति के कारण खाद्यान्नों की उत्पादकता बढ़ी और दालें जो थी वो कम उगाई जाने लगी। हमारे देश में खाद्यान्न ज़्यादा मात्रा में लोग खाते हैं, दालों की पूर्ति तो सब्जियां और बाकी चीज़ों से हो जाती है। ठीक है, इसीलिए 2 बातें ध्यान में रखो। गेहूं और चावल हरित क्रांति के कारण इनके उत्पादन में वृद्धि हुई, दालें हरित क्रांति का हिस्सा नहीं थी। जो दालों की उत्पादकता बल्कि हरित क्रांति के कारण कम हुई। जिन क्षेत्रों में पहले गेहूं उगाया जाता था, उन क्षेत्र जहां पहले दालें उगाई जाती थी, उन क्षेत्रों को भी गेहूं के अंडर कवर किया गया, क्योंकि गेहूं मास लोगों का, बहुत लार्ज स्केल पे लोगों के लिए खाद्यान्न का काम करता है। अब आइए इसमें राज्य मैंने मार्क करा दिए तुम्हें, हाँ लास्ट लाइनें और मार्क कर लीजिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान, इसकी उत्पादकता कम है और सिंचित क्षेत्रों में इसकी उत्पादकता एक से दूसरे वर्ष में उतार चढ़ाव का मतलब ये हुआ बच्चे, कई बार कुछ क्षेत्रों में दालें उगाई जाती हैं, लेकिन अगर गेहूं की पैदावार कम हुई तो नेक्स्ट सीज़न में फिर गेहूं उगा दिया जाता है, दालें कम करती जाती हैं। तो उतार चढ़ाव इसके प्रोडक्शन में बहुत मात्रा में देखा गया है। अब आइए हम अरहर करते हैं। अरहर को जो है उसको पिजन पी भी बोला जाता है, क्योंकि कबूतरों को दाना डालने के काम आती है ये ज़्यादातर। साउथ इंडिया में मेन ये दाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सांभर दाल भी कहते हैं, क्योंकि सांभर इसी दाल से बनाया जाता है। प्रोटीन मैक्सिमम, इस दाल में प्रोटीन मैक्सिमम होती है। अब ये देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है, इसे लाल चना या पिजन पी कहते हैं। देश के मध्य और दक्षिणी राज्यों में है। वर्षा आधारित परिस्थितियों में ये भू क्षेत्रों पर बोई जाती है। ये लाइन मैंने दोनों में मार्क कराई है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी प्रमुख दालें हैं जो वर्षा आधारित फसल है, तो चना और अरहर और मैक्सिमम दालें। ठीक है, ये सारी वर्षा पर आधारित फसल हैं। इसके बाद लास्ट में उत्पादक राज्य हैं बच्चे, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। क्लियर, ये हो गई हमारे पूरे खाद्यान्न खत्म दालों के साथ। अब हम करते हैं नेक्स्ट तिलहन। तिलहन नाम से ही आपको पता चल गया होगा, तिलहन यानी जिनसे तेल निकाला जाता है। एक कहावत सुनिए ना, इन तिलों में तेल नहीं है, तो तिलों से तो तेल निकाला ही जाता है, ये तो पता चल गया। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे बना तेल आपके घरों में यूज़ होता है, आप अपनी मदर से पूछ सकते हैं। और 12th के बच्चे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होगा ही, तेल से तो निकलता ही है तेल। कोकोनट ऑयल भी यूज़ करते हो, सरसों का तेल भी यूज़ करते हो, मूंगफली का तेल भी यूज़ करते हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बीज सुखाए जाते हैं और फिर उनसे तेल निकाला जाता है, या उनके बीजों से तेल निकाला जाता है। तो ये सारे जो तेल हैं किसी न किसी रूप में हमारे घर में यूज़ किए जाते हैं। आप सफोला ऑयल है या डालडा है या बहुत सारे जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो, जैसे एक जो मेन है
कोकोनट ऑयल तो आपके घरों में होता ही है, और उसके अलावा सरसों के तेल में खाना बनाया जाता है। जो आप रिफाइंड यूज़ करते हैं उसमें भी मिक्स्ड ऑयल जो है वो होता है, जिसका उपयोग हम ज़्यादातर घरों में करते हैं। तो चलिए अब हम पहला पढ़ते हैं, तिलहन में मूंगफली। उससे पहले मार्क कर लीजिए, खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। समझ गए आप सब, खाद्य तेल जिससे हम खाना बनाते हैं या खाते हैं। अब मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान, इन शुष्क भागों में ज़्यादातर तिलहन होता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मानसून नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं चाहिए। ये ज़्यादातर शुष्क फसलें हैं, या आपने पढ़ा था ना आर्द्र और शुष्क, तो ये सारी ज़्यादातर शुष्क फसलें हैं। अब इसमें पहला हम करते हैं मूंगफली। मूंगफली 17% पूरे विश्व की मूंगफली के में से 17% भारत में उगाई जाती है या उससे तेल निकाला जाता है। अब ये खरीफ फसल है, दक्षिण भारत में रबी की ऋतु में, उत्तर भारत में खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। अब इसमें राज्य हैं गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इतना ही बहुत है। तमिलनाडु में भी ये फसल आंशिक रूप से सिंचित है, क्योंकि तमिलनाडु में जब ये बोई जाती है बच्चे तो मानसून नहीं होती है, अक्टूबर वाली बारिश में वहाँ वर्षा होती है, इसलिए वहाँ ये सिंचित कृषि के रूप में जानी जाती है। अब तोरैया है और सरसों है। तोरैया और सरसों जैसे राई, सरसों, तोरैया, तारा मीरा, ये सब, राई का भी तेल निकाला जाता है, जो सरसों का तेल बोलते हो ना, ये सब उपोष्ण कटिबंधीय, मैंने बताया बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ये उष्ण और शीत है ना, उष्ण और शीतोष्ण मिला के उपोष्ण हो जाता है। तथा भारत के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में ये रबी में बोई जाती हैं। हमेशा बेटा याद रखो, खरीफ और रबी ये आपको याद होनी चाहिए। मैंने उस दिन भी समझाया था जब हमने ये लेसन शुरू किया था कि खरीफ फसल ऐसी है जो जून से सितंबर, फिर रबी ऐसी है जो नवंबर अक्टूबर से मार्च, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और जायद आ जाती है अप्रैल, मई, जून। तो इसीलिए ये याद रखो कौन सी सर्दियों की फसल है, कौन सी गर्मियों की। खरीफ जो होती है वो गर्मियों की फसल है, सर्दियों में कटती है। रबी जो है वो सर्दियों में बोई जाती है, अप्रैल में कटती है, अप्रैल, मई, जून में जायद है। इसको आप जब एक दो बार रिपीट करोगे ना तो आपको ये ध्यान रहेगा। तो इसीलिए ये ज़्यादातर ऐसी फसल है जो रबी की ऋतु में बोई जाती है। अब ये फसलें पाला समझते हैं, ठंड, ये फसलें ठंड नहीं सहन कर सकती, इसीलिए इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन जाता है, कई बार फसल ख़राब हो जाती है, तो इनका प्रोडक्शन लिमिटेड, मतलब फिक्स्ड नहीं है कि इतना ही होगा। एरिया वाइज, क्लाइमेट वाइज इसमें चेंजेस आते हैं। चलें आगे, आप बुक साथ साथ मार्क करते रहिए ताकि आपको याद रहे कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, और उन्हीं पे आप क्वेश्चन बना के आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है। ड्राई है, एरिड है, तो राजस्थान यही वाला एरिया है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इनकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं पर की जाती है। अन्य तिलहन भी हैं जिसमें सोयाबीन, सूरजमुखी ये हैं। इसके अलावा सूरजमुखी की फसल जो है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है, और यह एक गौण फसल है। गौण समझते हैं, अगर गेहूं या चावल की फसल 80 हुई तो सेकंड फसल है ये जिसको उगाया जाता है, लेकिन मिश्रित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक है। मिश्रित क्षेत्र मतलब यही जहाँ 3 बार फसल ली जाती है, तो वहाँ पर 2 सीज़न के बीच में इस फसल को ज़्यादातर उगाया जाता है। क्लियर हो गया बच्चे? बुक साथ साथ पढ़िए, अच्छे से लेसन को पढ़िए
2-3 पॉइंट नोट करने हैं। एक तो तिलहन किया, तो तिलहन में कौन कौन से तिलहन हैं, कौन कौन से राज्य में उनकी फसल होती है, भारत में मुख्य रूप से कितने % पे वो उगाई जाती है, कौन सी मिट्टी है, किस मौसम में होती है। वही 5 पॉइंट हैं जो शुरू में गेहूँ, चावल और बाकी चीज़ों के लिए हमने किए थे। क्लियर? एंड जो ज़्यादा क्लियर करना है तो बुक को 1-2 बार पढ़ो और फिर मेरे को दोबारा सुन लो, राइट? और मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादा ध्यान आप सिर्फ उन्हीं 5 पॉइंट्स पे दो, कंसंट्रेशन अपना उन्हीं 5 पॉइंट्स पे लिखो और फिर आप उन्हीं को जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपका क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएगा। ओके, टेक केयर, कीप स्माइलिंग और लाइक भेजना मत भूलो। बच्चों के साथ सब्सक्राइब करो ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।